नमस्कार, मैं अस्मिता कृष्णा कदम, प्रशिक्षिका, चारकोप सेक्टर 2, मनपा मराठी शाला, कांदिवली पश्चिम। पाठशाला बंद पर शिक्षा चालू इस उपक्रम अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 17 मार्च 2021। आज का सुवचन है, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस घर में माँ बाप समाधानी है, सुखी है, उनको कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है, और जिस घर में बच्चे माँ बाप को सुखी रखते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। यानी उसी घर में खुशियां होती है, भगवान हमेशा उनके साथ होता है। इसीलिए माँ बाप को क्या करना है? सुखी रखना है। यह हमारा पहला कर्तव्य है। हमारे आचरण से, व्यवहारों से तथा हमारे कर्मों से उन्हें क्या करना है? सुखी करना है। किसी प्रकार का दुख नहीं देना है। बच्चों, माता पिता भगवान की सौगात है। उन्हें अच्छी तरह से संभालना चाहिए, समझना चाहिए। आप बच्चे हैं तो माता पिता आपको संभालते हैं, कष्ट करके आपको पढ़ाते हैं, आपका पालन करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। देखो बच्चों, दुनिया में हमें निस्वार्थ, मैंने कहा निस्वार्थ प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। माता पिता हमें डांटते हैं, लेकिन वे क्यों डांटते हैं इसका कारण हम नहीं जानते, क्योंकि हम बच्चे हैं। उनका किसी बात पर इनकार करना, डांटना, अनुशासन लगाना हमें क्या लगता है? जुल्म लगता है। हमारे मन में उनके प्रति गुस्सा उभर आता है। लेकिन सच यह है कि माता पिता को जान लेने की हमारी उम्र नहीं होती। वे हमारे भले के लिए ये सब करते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है, उसका पता चलता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप की अपेक्षा क्या होती है? कि बच्चे अच्छी तरह से अपना भविष्य करे, जीवन में उनका वह सुखी हो, या अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी पढ़ाई करे, अच्छी सी नौकरी हासिल करे। यही उनकी छोटी छोटी सी अपेक्षाएं होती है। वह पूरी करने की हमें क्या करना है? कोशिश करनी है। माता पिता पर विश्वास रखना चाहिए। वे बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहते। मैंने अभी बताया कि वो बच्चों को दुख देना नहीं चाहते या दुखी नहीं देखना चाहते। बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। यह ध्यान में रखो कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इस दुनिया में हमें लाया है, दुनिया को दिखाया है, पाला है, पोसा है। तो इनका जो ये कर्ज है ना, वो हम कभी भी, ये जो कर्ज है वो कभी भी उतारा नहीं जा सकता। हम सदैव उनके कर्ज में डूबे ही रहेंगे। माता पिता के चरणों में ही जन्नत है, हमारा स्वर्ग है। इसीलिए बच्चों, माँ बाप को दुख नहीं देना है, सदा उनको सुखी रखना है। भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज हम देखेंगे मेरा विद्रोह। हमारे पाठ्य पुस्तक में मेरा विद्रोह, यह कहानी जो है, पिछले काशिका को हमने यह कहानी आधी पढ़ी है।
अब इस अगला भाग जो है वो आज हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन निष्पत्ति क्या होगी यह देखते हैं। विद्यार्थी विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुत वाचन करते हैं तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन तथा केंद्रीय भाव को लिखते हैं। यहाँ पे द्रुत वाचन करना है आपको और आप करते हैं। द्रुत यानी शीघ्र वाचन, धारा प्रवाह वाचन आप करेंगे। और इस कहाणी का जो केंद्रीय भाव है, ज्याला आपण मराठीमध्ये मध्यवर्ती कल्पना असं म्हणतो, वो केंद्रीय भाव अपने मन से लिखना है। लिखते समय स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन होना चाहिए, ये मैंने बताया था। पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान समझने के लिए अन्य संदर्भ साहित्य का वाचन करते हैं। अपने पाठक लिखने एवं लेखन के उद्देश्य को समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से लिखते हैं। यह कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है यह समझकर लिखना है आपको। मैंने इस पाठ की जो लेखिका है सूर्य बालाजी, मैंने उनका परिचय करवा दिया था, अभी मैं फिर से दोहराती हूँ। सूर्य बालाजी, आपका जन्म 25 अक्टूबर 1943 में वाराणसी में हुआ था। आपने वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की है। आपने समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखा है। आपने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार, सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, ये आपके उपन्यास है। 21 कहानियां, सूर्यबाला की लोकप्रिय कहानियां आदि आपके कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में मेरा विरोध, यह जो कहानी है, यह कहानी सूर्यबाला की लोकप्रिय कहानियां इस कहानी संग्रह से ली गई है। इस कहानी में लेखिका ने क्या बताया है, किस उद्देश्य से यह कहानी बताई गई है, ये मैंने बताया, फिर से मैं पढ़ती हूँ। प्रस्तुत कहानी में सूर्य बालाजी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आज जो अगला भाग है वो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हमने पिछले तासिका को क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे, याद करेंगे। हाँ? तो मेरा विद्रोह, इस कहानी में लड़का अपनी खुद की कहानी बता रहा है कि वह कैसा विद्रोही बन गया, उद्दंड बन गया। बचपन के कई प्रसंग जो उसे याद है उनका कथन उसने किया है। जैसे कि स्कूल का पहला दिन उसे याद आता है। मातृभाषा हिंदी थी लेकिन उसे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ा। पिताजी उसे पढ़ाते थे, उस पर डांटते थे, उससे उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम हो गई थी।
शिक्षिकाएं भी उनको शाबाशी नहीं देती थी, क्योंकि उसे धारा प्रवाह हिंदी बोलना नहीं आता था, सॉरी अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। इसीलिए उसके मन में पढ़ाई और पिताजी के प्रति क्या हो गई थी, चिढ़ निर्माण हो गई थी। उन्होंने पिकनिक का भी एक वर्णन किया है। पिकनिक पर वह जाना चाहता था, पिकनिक पर वह जाना चाहता था, लेकिन पिताजी ने उसे मना कर दिया। 2 चांटे लगाकर उसे चुप करा दिया था। डोनेशन पर्चियां लाता तो भी पिताजी 1-2 रुपया देते, लेकिन यह तो जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, बाकी के बच्चे लाते हैं उतना। तो माँ कहती है फिजूल खर्चा है। तीसरा जो प्रसंग उसने कहा तो रमन की वर्षगांठ का। उसने कहा कि रमन की वर्षगांठ को वो जाना चाहता था, बहुत जिद किया उसने, लेकिन पिताजी ने उसे जाने पर मना कर दिया। वो नहीं माना तो पिताजी ने उसके गाल पर 2 चांटे लगाए थे और गाल पर निशान उभर आए थे। जब वह रमन के घर गया था, तब रमन के पिताजी ने उससे देखा कि गाल पर निशान है, तो पिताजी वहां भी झूठ बोले थे। क्या बोले? कि वह सीढ़ी से गिर गया है। तो इसीलिए उसके मन में और भी गुस्सा बढ़ गया पिताजी के प्रति, कि रमन के पापा के सामने ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से उनके मन में पिताजी के प्रति उपेक्षा और आक्रोश तथा विद्रोह बन गया था। वो पिताजी का शत्रु बन गया था। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है। अभी देखते हैं आगे। बस पढ़ाई मैं पढ़ती हूँ। बस पढ़ाई पिछड़ती गई, फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे मजा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। देखो, इसके मन में पिताजी के प्रति इतना गुस्सा है, इतना शत्रुत्व है, कि वो पिताजी के विरोध में ही सब बातें करता है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, लेकिन सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था, पर उसने नहीं किया। वो अपना कैरियर कैरियर यानी अपना कारकिर्द, अपनी जिंदगी वो चौपट करने लगा, बर्बाद करने लगा पिताजी की वजह से, पिताजी के गुस्से की वजह से। पिताजी को नीचा दिखाना था, अपमानित करना था, दुखी करना था, तो इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए वो पढ़ाई नहीं करता था। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खिजे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूं, अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। देखो बच्चों, कितना गुस्सा भरा है उसमें, और क्यों ना भरेगा। 5वीं कक्षा में उसकी 7वीं पोजीशन थी, यानी 7वां क्रमांक था। तो उसने मेहनत करके 6ठी कक्षा में 3rd क्रमांक लाया, तीसरा क्रमांक लाया, तो प्रगति हुई ना। तो उसे लगा कि पिताजी खुश होंगे कि चलो मेरे बेटे ने प्रगति की है। लेकिन पिताजी खीजे, यानी चिढ़े, वो चिढ़ गए। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, घोलकर पिलाना है, कितना भी मेहनत कर दूं मैं उस तुझ पर, लेकिन तू 3rd का 3rd ही रहेगा। और इससे वह बहुत गुस्सा हो गया। तिलमिला जाना यानी बहुत गुस्सा हो।
और मन उसका कह रहा है कि अगले साल मैं फेल होकर ही दिखाऊंगा। देखो किस तरह से वह विद्रोही बनता गया। पिताजी ने उसे प्रोत्साहन देना चाहिए था, उसका हौसला बढ़ा देना चाहिए था कि चलो 7वीं पोजीशन है, अभी 3rd लाया है, तो अगले साल पहला आ जाओगे, है ना? मेहनत करो, अच्छे मार्क्स पाओ। ऐसा करना चाहिए था, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होंठ बिदक जाते। तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। देखो जब पेपर उसे अच्छा जाता है, अच्छा होता है, इजी होता है, तो वह खुशी से अपना बोझ जो टेंशन होता है परीक्षा का, पेपर देते ही हमारा वो टेंशन बोझ हल्का हो जाता है। हम खुशी से घर जाते हैं, या खुशी पेपर अच्छा गया तो खुशी खुशी होती ही है। तो वो खुशी से घर जाता, तब पिताजी कहते हैं कि कैसा गया पेपर, कैसा किया? तो वो कहता है अच्छा। तो पिताजी बिदक जाते हैं, यानी भड़क भड़क कर अपने मन में ही मन कहते हैं, कहो तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट आओगे। अच्छा जाता है, हर साल अच्छा जाता है, लेकिन फर्स्ट तो आता नहीं। जब खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। खींचकर यानी चिढ़कर। जब पेपर कठिन जाता है तब हमें बहुत चिढ़ आती है, गुस्सा आता है कि कैसे प्रश्न थे, कैसा मैंने ये किया था लेकिन वो नहीं आ गया प्रश्न। तो इसी तरह से वो चिढ़कर पेपर देकर लौटने आता, लेकिन पिताजी के सामने वो नहीं आना चाहता, घबराता था, क्योंकि पिताजी पूछेंगे पेपर कैसा गया, तो मैं बोला कठिन गया, तो और भी भड़क जाएंगे। इसीलिए वो माँ के पास जाता है और अपना जो क्रोध है, आवेश है पेपर की प्रति, वो माँ के सामने ही बड़बड़ता है, भुनभुनाता है, यानी गुस्से से बड़बड़ता है। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उससे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने में रोते रहने देने में ही शांति मिलती है। देखो वो शालू से प्यार करता था जब बहुत छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन जब से वह बड़ी हो गई, वो पिताजी माँ का कहना मानने लगी, उनसे डरना शुरू कर दिया, तो उसे उसके प्रति चिढ़ निर्माण हो गई, चिढ़ हो गई थी कि क्या ये माँ बाप की कहना मानते हैं, उनसे डरता है, क्यों डरना है। इस तरह से वो विद्रोही था ना, तो उसे शालू से चिढ़ हो गई थी। नन्हे मंटू को भी उसे लगता था कि मैं गोद ले लूं, उसे खेलूं, उछालूं, तबीयत होती थी उसकी, यानी मन उसका होता था यह करने के लिए। पर पिताजी से वो प्यारा है, लाडला है पिताजी का मंटू, इसीलिए वो उसे क्या करता था, रुलाता था। उसे रोते दे रहने देने में उसे शांति मिलती थी, वो उसे रुलाता था ताकि पिताजी को तंग करे। अभी देखते हैं, इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है, टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई है, तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से ही किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो। हाँ, देखो कितना उद्दंड है, कितना विद्रोही है। ढिठाई उसके मन में भर रही है, भर गई है। जब पिताजी को तंगी होती है जिस महीने में, या परेशानी होती है कुछ पैसों की, तो ये ज्यादा खर्चा करवाता है पिताजी को तंग करने के लिए, कि मुझे नई बुशर्ट चाहिए, मेरे पास घड़ी नहीं है, परीक्षा में कैसे दूंगा, घड़ी चाहिए,
साइकिल पंक्चर हो गई तो मैं बस से आऊंगा वगैरह वगैरह करके वो पिताजी को क्या करता है, तंग करने लगता है, क्योंकि पिताजी उसके शत्रु है, शत्रु मानता था पिताजी को। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। देखो, उसके मन में कई बार आता है कि मैं फर्स्ट आ ही जाऊं, पिताजी की जो इच्छा है वो पूरी करूं, लेकिन अंदर जो पिताजी का शत्रु है वो चिखता है कि नहीं, यह पिताजी की जीत हो जाएगी, पिताजी समझेंगे ये मेरी प्राप्ति है, उपलब्धि यानी मेरी प्राप्ति, मेरा कराया है, यानी मैंने मेहनत करके उसे पढ़ाया इसीलिए वो फर्स्ट आ गया, और पिताजी खुश भी हो गए। और उनकी खुशी से तो मेरा कुछ वास्ता नहीं है। तो पिताजी का कुछ वश नहीं चलता यानी कोई नियंत्रण नहीं रहा उस पर, वो सुनता ही नहीं था, मार का डर नहीं, डांटने का डर नहीं, कोई भी वो सुनता ही नहीं था, इसीलिए पिताजी का अभी कुछ वश नहीं चलता, वो विवश थे। तो वो माँ पर चिल्लाते थे, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ने दो, कर दो आवारगी, मटर गश्ती यानी आवारगी करना, रस्तों पर फिरना, भटकना। मैं इस इम्तिहान से उसे क्या करूंगा, स्कूल बंद करूंगा और कुली कबाड़ी के काम पर लगा दूंगा। कुली यानी बोझा जो उठाता है वो कुली होता है, और कबाड़ी यानी जो पुराना सामान बिकता है वो कबाड़ी कहते हैं। तो उस पर मैं उसे लगा दूंगा। देखो, पढ़ाई नहीं तो यही काम करना पड़ेगा, तो पढ़ाई करना आवश्यक था। अभी देखो, यह देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूं घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूं। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े 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 दीवार से कोहनियां टिकाए निशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा था। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश्य मजूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? देखो, वो नुक्कड़ पे जाता है दुकान पर, नुक्कड़ यानी क्या, गली का छोर, हम उसे नाका कहते हैं। तो और गली के छोर पर या नुक्कड़ पर वह कुछ खरीदने जाता है, तभी पिताजी वहां पे सड़क से गुजर जाते हैं। तो उसने सोचा अभी घर जाकर मुझे डांटेंगे, गरजेंगे, दहाड़ेंगे, लेकिन वो घर जब पहुंच जाता है तब पिताजी देखता है तो वो सन्न रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि पिताजी बरामदे में या गैलरी में खड़े होकर क्या कर रहे थे, रो रहे थे, निशब्द होकर रो रहे थे, कातर रो रहे थे, यानी भय से रो रहे थे कि मेरा बेटे का भविष्य अभी बर्बाद हो गया, मेरा बेटा हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूं। इस तरह से उनको चिंताएं खा रही थी और वो रो रहे थे खड़े खड़े दीवार में, ऐसे कोहनिया, ऐसा कोहनिया, कोहनी का मतलब है कोपरा, मराठी में हम कहते हैं कोपरा, हाथाचा, बाहों के बीच का वह जोड़ जहां से हाथ और कलाई मुड़कर ऊपर उठती है, तो ऐसे दोनों करके ऐसे रो रहे थे, कोहनिया टिकाए दीवार पर ऐसे रो रहे थे। और वो बच्चा जो है
वो देखकर उसे भी दुख हुआ कि मेरी वजह से पिताजी इतने रोते हैं। कभी उसने देखा नहीं था, पिताजी को डांटते हुए उसने देखा था। इतने व्याकुल, विवश, व्यथित, दुखी पिताजी उसने देखा नहीं था। वो रोते हैं, देखो माँ बाप रोते हैं तो हमें भी रोना आता है ना। तो उस बच्चे को बहुत दुख हुआ। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावर न था। उसने मुझे गले लगाया। उसके आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखो, उसे अभी पछतावा हुआ है। पिताजी रो रहे थे मुझे लेकर, मेरी वजह से उनको बहुत दुख हुआ और इस तरह से उसने कभी उनको देखा नहीं था, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर वो मन में मन दुखी हुआ। माँ से जाकर बोला कि आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज से मैं पिताजी जो कहेंगे वो करूंगा, उनका कहना मानूंगा। अच्छी से पढ़ाई करके मैं मेरा नाम रोशन करूंगा, पिताजी का नाम रोशन करूंगा। यह सब बातें उन्हें उसने माँ को बताई। तो माँ का खुशी का पारावर न था, यानी बहुत खुशी हुई उसको, माँ को। उसने उसे गले लगाकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे, आनंद के आंसू थे। और इस बच्चे के या लड़के के आंखों में भी आंसू आने लगे और उस आंसुओं की धार से उसका सारा विद्रोह था, विद्रोह के अंगारे बुझने लगे। अंगारे का मतलब है जलता हुआ कोयला, यानी दाहकता, बहुत दाहकता थी इसके विद्रोह में। वो सब दाहकता आग बुझ गई पश्चाताप के आंसुओं से। वह विद्रोही, उसका उद्दंड तथा ढिठाई, ये सब कुछ बुझ गया, निकल गया। मैं निशब्द कर रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं संधि चाहता हूँ, एक बार मुझे संधि दे दो, मैं आपको करा कर दिखाऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। मैंने आपको गलत समझा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखो बच्चों, कि उसने, अभी वो बच्चा 8वीं कक्षा में है, तो उसे समझ में आ गया है कि हम किस तरह से पिताजी को मैंने दुख दिया है, पिताजी क्यों हमें डांटते थे वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चा बच्चा था तब वो उसे ध्यान में नहीं आता था। आप अभी 8वीं कक्षा में हैं, आपको समझ आती है, तो आप ध्यान रहिए, आपने जो भी किया होगा उससे क्या करना है, पिताजी से या माता पिता से हमें क्या करना है, क्षमा मांगनी चाहिए। और जो वो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा है, अच्छी है ना कहानी बच्चों? अभी देखते हैं मूल्यमापन। सही विकल्प चुने। शालू शालू से उसे चिढ़ हो गई थी, क्योंकि शालू सुंदर थी। शालू पिताजी और माँ का कहना मानती थी। शालू उसकी चीजें लेती थी। हाँ बताओ। शालू पिताजी और माँ का कहना मानती थी, इसलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या नाम बताया? शालू पिताजी का और माँ का कहना मानती थी। लड़का अपना करियर चौपट कर रहा था, उसे पिताजी को नीचा दिखाना था। वह बुरी संगत में फंस गया था। वह बहुत आलसी था। क्यों अपनी जिंदगी वो बर्बाद कर रहा था? उसे पिताजी को नीचा दिखाना था, इसलिए वेरी करियर वेरी नाइस, वेरी नाइस।
उसे पिताजी को नीचा दिखाना था। बराबर, वेरी गुड। अभी देखते हैं आगे। लड़के को किस बात का पछतावा हुआ था? उसने मंटू को रुलाया था, उसने पिताजी को गलत समझा था, कक्षा में वह थर्ड आया था। किस बात का पछतावा हुआ? हाँ बताओ। उसने पिताजी को गलत समझा था। वेरी वेरी नाइस। उसने पिताजी को गलत समझा था। लड़का कक्षा में फर्स्ट आना नहीं चाहता था क्योंकि आदि चले पिताजी खुश हो जाएंगे, उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, फर्स्ट नंबर लाने में उसे दिलचस्पी नहीं थी। पिताजी खुश हो जाएंगे। हाँ बराबर है, वेरी नाइस। अभी सत्य असत्य बताना है, सही या गलत है वो। लड़का हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता था। लड़का हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता था। सही है या गलत है? असत्य है या सत्य है? असत्य, सोहम शिरुडे। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड। असत्य है। छठी कक्षा में वो थर्ड आया था। सत्य या असत्य? छठी कक्षा में वह थर्ड आया था। सत्य। सत्य, वेरी नाइस। गायत्री। गायत्री, वेरी वेरी नाइस गायत्री। लड़कों को अपने किए पर पछतावा हुआ था। लड़के को अपने किए पर पछतावा हुआ था। सही है या गलत? सही। सही, सत्य है, बराबर सत्य है, वेरी नाइस। थर्ड नंबर आने पर पिताजी खुश हुए थे। लड़के का थर्ड नंबर आने पर पिताजी खुश हुए थे। सत्य है या असत्य? बताओ। असत्य, हर्ष हुए। वेरी नाइस, असत्य। क्योंकि वो चिढ़ गए थे, थर्ड नंबर आया, उनको फर्स्ट नंबर ही चाहिए था। वेरी नाइस। शालू से उसको बहुत प्यार था। शालू जो उसकी बहन थी। सत्य, हर्ष हुए। असत्य, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो बच्चों, गृह कार्य है, यह किताब से ही ली गई है। मैंने अपने जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को अधोरेखित करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करने वाला पत्र लिखना है। आपको पिताजी को पत्र लिखना है कि किस तरह से आपने मुझे कोई भी ऐसा प्रसंग लिखो कि जिसमें पिताजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपके प्रति। जैसे कि पढ़ाई ने आपने बहुत सारी मेहनत करके मुझे यहाँ तक लाया है, या कोई भी ऐसा प्रसंग ले लो कि मैं बीमार था तब आपने कैसे किया था, या कोई भी प्रसंग ऐसा लेना है कि जिसमें पिताजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उससे कृतज्ञता व्यक्त करने वाला पत्र आपको लिखना है। और दूसरी यह बात कि इस पाठ में आए हुए अंग्रेजी जो शब्द है उसकी सूची बनानी है। समझ में आ गया बात? हाँ, करके दिखाना है। चलो बच्चों, धन्यवाद।